नमस्कार। आज की भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता डाइट चंपावत, उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भौतिकी भाग 1 के अंतर्गत छठवें अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के तृतीय भाग में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की और अधिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं लेंस का नियम, लेंस के नियम पर आधारित अभ्यास प्रश्न, गतिक विद्युत वाहक बल और गतिक विद्युत वाहक बल पर आधारित अभ्यास प्रश्न। आज के इस सत्र में लेंस के नियम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेंस के नियम को जानने से पहले पिछली कक्षा में हमने सीखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये हमने पिछली कक्षा में देखा था। प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, जहां पर ऋण चिन्ह E की दिशा को व्यक्त कर रहा होता है। अगर हम डी फाइव बी की बात करें तो डी फाइव बी जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जो सबस्क्रिप्ट बी लगी हुई है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे इसका फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। इसमें जो ऋण चिन्ह है वो पिछली कक्षा में भी एक बार हमने बताया था कि ये केवल विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा होता है। लेंस का नियम E यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। यानी ये जो माइनस साइन लगा हुआ है जो हमारा एप्सिलॉन E की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, इसको डिटेलिंग करता है लेंस का नियम। किस तरीके से करता है उसको आगे देखते हैं। लेंस का नियम 1834 में जर्मन भौतिकविद हेनरिक फ्रेडरिच लेंस ने दिया था। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बल की दिशा या ध्रुवता यानी वो बल किस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी डायरेक्शन या उसकी पोलैरिटी की बात करते हैं। तो लेंस के नियम के अनुसार ये बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाला कारक कौन होता है? बी यानी चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करे यानी जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन वैसी होगी कि वो उसी का विरोध करेगी। हम देखते हैं कि जब कोई दंड चुंबक, ये हमने पिछले वाले प्रयोग की बात कर रहे हैं जो आपने पिछले वाले प्रयोग की किया था, जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये कुंडली है, ये हमने
पिछले सत्र में एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक गैल्वेनोमीटर था। यहां पर हमने एक बार मैग्नेट रखी थी। इसका नॉर्थ पोल कुंडली की साइड किया था। तो यहां पर आ रहा है कि जब कुंडली का उत्तरी ध्रुव, वो दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है, तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। जब ये इस तरीके से इस तरफ मोशन करेगा तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा होता है। चुंबकीय क्षेत्र को बदलने का मतलब है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया। चुंबकीय फ्लक्स जीरो था, जीरो से बढ़ गया। ठीक है। और कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब ये मैग्नेट इधर को धक्का दी जाती है तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने लगती है। अब सवाल ये आता है कि करंट फ्लो की दिशा कैसी होगी। तो प्रेरित विद्युत धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे वह फ्लक्स बढ़ने का विरोध करे। यानी ये विद्युत धारा उत्पन्न कहां से हुई? विद्युत धारा उत्पन्न हुई फ्लक्स के बढ़ने से। अब जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी कि फ्लक्स के बढ़ने का ही विरोध करेगी। यानी जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है उसी के बढ़ने का विरोध करेगी। यह तभी संभव है। अब ये संभव कब है? यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली की धारा एंटी क्लॉकवाइज हो। पिछले सत्र में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें यह बताया गया था कि जब किसी कुंडली को इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है और उसके पास एक मैग्नेट रखी है जिसका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ है। जैसे इसको हम धक्का देते हैं यहाँ पर करंट फ्लो होती है। तो जो लेंस का नियम है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से बता रहा है कि अगर प्रेक्षक इधर है तो प्रेक्षक के रेस्पेक्ट में जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अभी इसको और समझ लेते हैं। ये प्रेक्षक हैं, कोई भी हो सकता है, आप या कोई भी। यहां पर ये मैग्नेट रखी हुई है जिसका नॉर्थ पोल इधर दिख रहा है, चुंबक है। ये कॉइल है। इस मैग्नेट को जैसे ही हमने इधर को धक्का दिया इसमें मोशन हुआ। यहां पर चेंज क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने से क्या हुआ? फ्लक्स फ्लक्स क्रिएट हुआ। फ्लक्स क्रिएट होने पे यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहां पर करंट फ्लो हो गई। करंट फ्लो का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करे। यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ रहा है तो वो घटाने की कोशिश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं किसी कंडीशन में घट रहा है तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जा रहे हैं तो जैसे जैसे पास लेके जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कॉइल के लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जो धारा की डायरेक्शन है वो इस कुछ इस तरीके का होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र को घटाने का प्रयास करेगी। कैसे करेगी ये थोड़ा सा देखना है। तो डायरेक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज कोई प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा हुआ है
और वो इस तरीके से देख रहा है उसको, कॉइल की डायरेक्शन में, तो यहां पर जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा प्रेक्षक के सापेक्ष। एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी वामावर्त, जिसको हिंदी में कहते हैं वामावर्त, प्रेक्षक के सापेक्ष, प्रेक्षक के सापेक्ष। इसको किसके रिलेटिव लेना है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो अगर हम प्रेक्षक के सापेक्ष ले रहे हैं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो हो रही होगी करंट की, अकॉर्डिंग टू लेंस। जब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो हो रही है प्रेक्षक के सापेक्ष, उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से यहां पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। नॉर्थ पोल क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों नॉर्थ होंगे और ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो मैग्नेट इधर को आ रही थी, ये उसको उधर को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करेगा, यानी धारा की दिशा कुछ इस तरीके का होगी कि वो जिस कारण से उत्पन्न हो रही थी वो इसी कारण से उत्पन्न हो रही थी क्योंकि हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे थे, उसी कारण का विरोध करेगी और ये उधर उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने का प्रयास करेगी। इस तरीके की डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। थोड़ा सा एक और कंडीशन बनती है। अब अभी तक हम जो है मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे थे, तब हमने बोला था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है क्योंकि वही उसका अपोज करेगी। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अगर प्रेक्षक यहां पर है और ये मैग्नेट है और मैग्नेट को हम अब कॉइल की तरफ धक्का ना दे करके कॉइल से दूर की तरफ धक्का दे रहे हैं, कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, जब कॉइल से मैग्नेट को दूर जैसे जैसे लेके जाएंगे वैसे वैसे कॉइल, चुंबकीय क्षेत्र कॉइल में कम होता जाएगा। कम होने का अर्थ ये है कि ये कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र में चेंजेस हो रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बदलने से क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा, और फ्लक्स क्रिएट होने से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होगा कहीं ना कहीं, और चेंज होने से हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, समय के साथ साथ फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इस कॉइल में धारा उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल आता है कि इस धारा की दिशा क्या होगी। तो हमने पढ़ा है लेंस लॉ ये कहता है कि धारा की दिशा वैसी ही होगी, उस डायरेक्शन में धारा होगी कि वो उसी का विरोध करेगी जिसके कारण से वह प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस किसके कारण हो रही है, प्रोड्यूस इसके कारण हो रही है कि मैग्नेट को हम दूर ले जा रहे हैं। चलिए आप देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो होगी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त बोला जाता है। और दक्षिणावर्त धारा फ्लो होने के बाद क्या होगा, यहां पर आकर्षण क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होने के कारण यहां पर कॉइल मैग्नेट को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। ठीक है, कॉइल मैग्नेट को अभी तक हम दूर ले जा रहे थे जबकि कॉइल ये चाहेगी वो मैग्नेट के पास आए। ठीक है, यानी जिस कारण से वह उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध कर रही है, ये लेंस लॉ है। तो लेंस का नियम एक बार रिपीट कर लेते हैं। लेंस के नियम के अनुसार कुंडली में
प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे वह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। इसी जो अभी तक हमने पढ़ा, इसी पर एक अभ्यास प्रश्न है। चित्र में वर्णित स्थिति के लिए प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक कॉइल है, ये कॉइल है और इसको कनेक्ट किया इस तरीके से। इसमें 3 बिंदु दिए हैं, एक P, Q, R, ये 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और यहां पर इसके पास में एक क्या रखी हुई है? चुंबक रखी हुई है। ठीक है, वो चुंबक इस कॉइल की तरफ धकेली जा रही है। प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति में जो हमारी प्रेरित धारा है, इंड्यूस्ड करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर मैग्नेट का साउथ है, इस बार नॉर्थ नहीं है। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा लेंस के नियम के अकॉर्डिंग उस तरीके से होती है कि वह उसी का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चूंकि यहां पर नॉर्थ पोल है चुंबक का और चुंबक को कॉइल की तरफ धकेला जा रहा है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी। क्यू बिंदुवार बता रहे हैं, आर पे जाएगी और फिर इधर से होते हुए पी पर चली जाएगी और फिर कॉइल से क्रॉस करते हुए फिर से क्यू पे आएगी। तो डायरेक्शन इज क्यू आर पी क्यू, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये अभी तक हमने जाना कि लेंस के नियम में के अनुसार, लेंस के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा किस तरीके से निकाली जा सकती है। आगे देखते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेट के या कॉइल के मूवमेंट से फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने पर परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। यहां पर थोड़ा कंडीशन अलग है। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं, ये क्रॉस एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ये क्रॉस का मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये एक सुचालक पदार्थ का फ्रेम है, पी क्यू आर एस। छड़ पी क्यू जो है, ये छड़ पी क्यू इस पर गति कर सकती है, मोशन कर सकती है इस तरीके से, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है छड़ पी क्यू। माना छड़ पी क्यू यहां पर रखी हुई है और आर से क्यू का डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स है। इधर जो फ्रेम है उसकी चौड़ाई आर से लेके एस तक एल है, दिस इज एल, ये एल है और ये एक्स है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब हम इस छड़ को मूव कराते हैं तो यहां पर जो क्षेत्रफल है वो परिवर्तित होता है। क्षेत्रफल परिवर्तित होने पर कहीं ना कहीं फ्लक्स परिवर्तित होता है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करी थी हमने, ये जो क्रॉस हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से फाई इज इक्वल टू बी ए,
बी हमारा एक समान है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो क्षेत्रफल है ए, क्योंकि हम इस छड़ को अगर इधर से इधर मूव कराते हैं तो वो चेंज हो सकता है, तो वो चेंजेबल है। तो क्षेत्रफल चेंज होने के कारण क्या हो सकता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करके देखते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल को। चित्र में पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये एक आयताकार शेप बन रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः Lx है। तो देख लेते हैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू एल या XL कह देते हैं इसको। ठीक है, पी क्यू आर एस से घिरा हुआ चुंबकीय फ्लक्स, थोड़ा देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये जो पोर्शन है, इससे घिरा हुआ चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा पढ़ चुके हैं हम, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए एरिया है, एरिया की जगह हमने क्या लिख दिया, बी एल एक्स। तो फाई बी इज इक्वल टू हो गया, फाई मीन्स फ्लक्स, फाई बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तो द फाई बी इज इक्वल टू बी एल एक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज इसमें हमने पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, पी क्यूब में जो छड़ लगी हुई है इसको हमने मोशन करा दिया, v वेलोसिटी से ये गति कर सकती है। PQ की गति के कारण PQRS का क्षेत्रफल बदलने से क्या होता है, PQ का मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा। ये छड़ अगर मान लिया खिसकाई हमने और यहां से यहां आ गई, ठीक है, यहां गई, तो क्या होगा, का क्षेत्रफल जो पहले इतना था अब इतना हो गया, क्षेत्रफल बदल गया। ठीक है, क्षेत्रफल बदलने से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है। ये हमने हमने यहाँ पे देख लिया था अभी अभी, जैसे ही क्षेत्रफल बदलेगा ये बदल जाएगा फाई। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन, अब फ्लक्स परिवर्तन होने पे क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। कितना आ गया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम फाई बी की वैल्यू, फाई बी की जगह अगर हम बी एल एक्स रखते हैं तो माइनस डी बाई डी टी बी एल एक्स, ये बन जाता है। अब इसमें क्या है, बी हमारा एक समान है, हमने बोला था यहाँ पर क्रॉस शो हो रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी वो बदल नहीं रहा, यानी एक तरीके से माना जा सकता है कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा, यहां से उठ के बी जो है बाहर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, लेंथ कांस्टेंट है, बाहर आ गई, एक्स वेरिएबल है, एक्स कौन सा था हमारा, ये वाला, ये एक्स। अब चूंकि यहां से छड़ जो हमने रखी हुई है रॉड, इसको खिसका रहे हैं हम v वेलोसिटी से, जब खिसका रहे हैं तो ये x बदल रहा है, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये इधर रहेगा dx बाई dt, तो हमारा क्या बन गया, ये माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, क्लियर, इज इक्वल टू, अब dx बाई dt क्या होता है, dx बाय dt इज इक्वल टू v, v मीन्स वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हम इस छड़ को मूव करा रहे हैं, v वेलोसिटी हमने लिखी हुई थी। ठीक है, तो वही चेंज इन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम। ठीक है, तो v dx बाई dt की जगह हम v लिख देंगे, और v जो है वो एक इसके परिमाण की बात कर रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन हटा दिया है। सो E इज इक्वल टू बन गया हमारा बी एल बी, सो द फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू बी एल बी। ये फॉर्मूला हमारा, ये जो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, क्योंकि किसके कारण उत्पन्न हुआ है, चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
चालक की गति के कारण उत्पन्न इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल यानी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट कर लें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा है लॉरेंस बल। लॉरेंस बल हम पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू क्यू भी होता है। चालक PQ पर आवेश Q तथा चाल V होने पर कंडीशन वही है, इसको हम लॉरेंस बल के आधार पे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, लॉरेंस बल के आधार पर इसी चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। चालक PQ पर Q आवेश तथा चाल V होने पर लॉरेंस बल जो होगा वो QVB होता है। ये हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आवेश Q को P से Q तक ले जाने पर, अब यहां देख रहे हैं हम आवेश अगर यहाँ पे है, इसमें चार्जेस लगे हुए हैं, P से Q तक ले जा रहे हैं। आवेश Q को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W इज इक्वल टू QVBL। ठीक है, आइए अब इधर देखते हैं प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य कितना होता है। प्रति इकाई आवेश है की बात करते हैं तो उसको आवेश से हम डिवाइड कर देंगे। W इज इक्वल टू वो E इज इक्वल टू W ओवर Q। W की वैल्यू हमारे पास ये है QVBL। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं, W ओवर Q इज इक्वल टू QVBL ओवर Q। सो Q Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा BLV। सो ये फॉर्मूला इधर भी आ रहा था, केवल हमने इसको लॉरेंस बल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। सो चालक की गति के कारण उत्पन्न इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये केवल इसको हमने लॉरेंस बल की हेल्प से समझने का प्रयास किया। विद्युत वाहक बल पर आधारित एक प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है बहुत, कि इसकी अवधारणात्मक समझ हम तक आ पाए, इस उद्देश्य के साथ इसको रखा गया है। एक 0.7 मीटर लंबी छड़ धातु की पटरियों पर 0.6 मीटर प्रति सेकंड की दर से क्या होता है? फिसलती है। धातु की छड़ और पटरी, अब ये उसी तरीके की कंडीशन बन रही है। धातु की छड़ और पटरी 25 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। गतिक विद्युत वाहक बल की गणना करिए। कंडीशन वही है, ये पटरी है मान लिया और ये हमारी एक छड़ है, धातु की छड़, और ये इस पे मूव कर रही है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। ये हम जान चुके हैं। ठीक है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न लिया है, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी दिखा रहे हैं? 0.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। लंबाई कितनी है? लंबाई 0.7 मीटर। ठीक है, चाल की बात करें, पटरियों पर कितनी स्पीड से वो फिसल रही है, यानी उसका कितनी है? 0.6 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो 25 टेस्ला है, 25 टेस्ला। तो द बी इज 25 टेस्ला। टेस्ला को हम टी से लिखते हैं। ठीक है, अब जब इस कंडीशन में आ गए हम, तो यहां पर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा? कौन सा विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगा? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव force. So the motional electromotive force will be BLV.
द वैल्यू ऑफ बी 25 इंटू 0.7 इंटू 0.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा हमारा, आ जाता है इतना वोल्ट। ठीक है, ये हमारा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हो। एक और अभ्यास प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। 2.0 मीटर लंबाई की एक छड़ तो 50 टेस्ला परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र में गिरती है। अब की बार छड़ फिसल नहीं रही है, गिर रही है। जब यह 40 मीटर गिरी, 40 मीटर डाउनवर्ड्स गिरी, तो छड़ में कौन सा विद्युत वाहक बल होगा और कितना? अब ये कंडीशन आ गई है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, समझने का प्रयास करेंगे। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका वैल्यू है B इज इक्वल टू 50 टेस्ला T। ठीक है, इसमें एक छड़ गिरी डाउनवर्ड्स, कितनी गिरी? 40 मीटर। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ गिरी तो कहीं ना कहीं उसमें कौन सा फोर्स उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। कितना होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आइए देखते हैं। लेंथ कितनी है? लंबाई 2.0 मीटर। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र 50 टेस्ला है, यानी B इज इक्वल टू 50 T। ठीक है, यहां सवाल में आ रहा है कि छड़ जो है वो गिरती है। जब छड़ गिरती है तो U इज इक्वल टू 0 आता है, और डाउनवर्ड गिर रही है तो न्यूटन के तृतीय समीकरण क्या आती है? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है U प्लस 2G 9.8। कितनी हाइट से गिर रही है? 40 मीटर से गिर रही है, तो H इज 40। ठीक है, V स्क्वायर इज इक्वल टू 784, तो V इज इक्वल टू 784 अंडर रूट इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू V L V। वैल्यू पुट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र 50 टेस्ला था सवाल में, 50 टेस्ला, सो 50 इंटू लेंथ 2.0 मीटर इंटू किस वेलोसिटी से गिरी? 28 की वेलोसिटी से गिरी। 28 मल्टीप्लाई करेंगे 2800, ठीक है, इतना वोल्ट। तो ये हमारा आएगा गतिक विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कौन सा होगा? ये हमने पहले फाइंड कर लिया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और कितना होगा? इतना होगा 2800 वोल्ट। आज के सत्र में जो हमने सीखा उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। लेंस का नियम क्या है?
लेंस का नियम उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न, गतिक विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल में अंतर स्पष्ट करिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, गतिक विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होता है जब चालक छड़ गति करती है, जबकि प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली की गति के कारण उत्पन्न होता है। आज के सत्र में हमने चर्चा की लेंस का नियम, लेंस के नियम पर आधारित अभ्यास प्रश्न, गतिक विद्युत वाहक बल और गतिक विद्युत वाहक बल पर आधारित अभ्यास प्रश्न। आज के सत्र के आधार पर एक गृह कार्य है। टॉर्च के सेल पर अंकित जानकारियों को अपनी पाठ्यपुस्तक में नोट करेंगे और उन पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की, आशा करते हैं वह आपके समझ में आए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।